देखिए मैंने लास्ट को मैं 3 फेज सिस्टम में बताया था आज, जो भी इलेक्ट्रिकल में आज पढ़ रही हूँ। नितेश खड़े हो देखो कितना कहाँ पे आ रहा है। हाँ पूरा आ रहा है। यहाँ कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक बैठ। मैंने आपको लास्ट बताया था, नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, यहाँ सुनिए 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम को मैंने समझा दिया कि क्या होता है कैसे होता है, उसकी मैंने वीडियो पे अपलोड कर चुकी हूँ, है ना। उसके बाद मैंने आपको जो परसों ही हमने पढ़ाया था उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, लास्ट में थर्सडे पढ़ाई थी, और सॉरी वेडनेसडे। उसमें मैंने बताया था कि 1 फेज कैसे काम करता है, फिर 1 फेज से हम जब 1 फेज से हमें 2 फेज की जरूरत क्यों पड़ी, फिर 2 फेज से हमें 3 फेज पे जंप क्यों पड़ा, फिर 3 फेज से आपका पॉलीफेज सिस्टम भी आता है, लेकिन पॉलीफेज सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते, हमारे घर की सप्लाई में पॉलीफेज सिस्टम यूज नहीं होता। वो पॉलीफेज सिस्टम हमारा मोटर्स में भी यूज होता है, हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बड़ी बड़ी जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें हमारा पॉलीफेज सिस्टम यूज होता है। ठीक है, अब ये फेज सिस्टम क्या है ये ऑलरेडी बता चुकी, ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं कहूँगी, ठीक है, उसके बेसिक मैंने बताया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक को अगर 1 फेज सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्योंकि हमारा जो हमेशा हमारा जो करंट जनरेट करने का जो सिस्टम होता है वो 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से बेसिक सुनोगे तो याद रहेगा, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, जब 2 पोल्स होते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल को, ठीक है, और एक क्या होगा यहाँ चुंबकीय रेखा है पास, ठीक है, इसके बीच में हमने एक आर्मेचर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें कार्बन बुशेस लगे हुए हैं और यहाँ आपके स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, कार्बन बुशेस और स्लिप रिंग्स को हम E1 लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बताया था। मैंने कहा था जैसे ये आर्मेचर घूमता जाएगा, ये शैफ्ट है, ये शैफ्ट है जो ऊपर नीचे होगा, ठीक है, और ये क्या है आपका आर्मेचर। इस आर्मेचर को जो मूव करते हैं, आर्मेचर का मतलब कि जिसकी आर्म पे हमने कुंडली को लपेटा हुआ है, कुंडलियों को लपेटा हुआ है। अगर 1 फेज सिस्टम है तो मतलब एक कॉइल, सिंगल फेज सिस्टम है तो एक कॉइल, तो एक कॉइल आपकी हो गई ऐसे, ठीक है, सिंगल। फिर हमारा 2 फेज सिस्टम, तो 2 फेज का मतलब 2 कॉइल, तो 2 फेज सिस्टम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके 2 आर्मेचर होंगे, आर्मेचर 2 नहीं होंगे, इसी आर्मेचर के ऊपर इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होगा कितने डिग्री का, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अभी बता देती हूँ कैसे, उस इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट से आप ये निकालोगे, इसी तरह आपका 3 फेज सिस्टम होगा। 3 फेज सिस्टम में आपकी इसी आर्मेचर पे 3 कॉइल्स लगी होंगी अलग अलग, जैसे 1 फेज पे ये हो गया सिंगल कॉइल, कोई डिस्प्लेसमेंट का चक्कर ही नहीं है, सिंगल। अब 2 फेज सिस्टम है, मैंने कहा एक ये वाला है और एक ये वाला है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड होने चाहिए। तो आर्मेचर में आप इसे इस तरीके से कनेक्ट करोगे कि करंट जब इसमें मैक्सिमम हो तो इसमें मिनिमम हो, जब इसमें मिनिमम हो तो इसमें मैक्सिमम हो, ठीक है। उसके बाद यानी कितनी यहाँ पे कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, सिंगल वोल्टेज E1, यहाँ पे कितनी वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगी, 2 वोल्टेजेस अलग अलग कॉइल में, एक इस कॉइल की E1 और एक इसके अंदर फ्लो करेगी E2। जब आपका 3 फेज सिस्टम होगा तो 3 फेज सिस्टम में आप क्या करोगे, आपकी 3 कॉइल हो जाएंगी उसी आर्मेचर के ऊपर, लेकिन वो कनेक्ट कैसे होगी, वो होगा इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट कितना, जैसे टोटल कितना होता है 360, तो सिंगल वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 2 वाले में क्या है, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉइल आपको आर्मेचर पे लपेटनी है, सिंगल आर्मेचर पे, जब आपकी मोर देन 1 फेज हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी जो साइकिल होती है वो 360 डिग्री की होती है। अब कितने फेज है, अगर 1 फेज है तो करंट पूरे 360 डिग्री के लिए सिंगल आपके कॉइल में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। लेकिन अगर आपकी 2 कॉइल है, 2 कॉइल, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कॉइल कैसे आप लपेटोगे, तो वो लपेट ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लपेट दिया, वो नहीं। यहाँ होता है आपका, ये नीचे होता है नंबर ऑफ फेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेज, तो नंबर ऑफ फेज में क्या है 2 फेज सिस्टम,
कितना हो जाएगा 180। समझ आ रही है मेरी बात? यानी एक इधर होगा, ठीक है, तो एक उसका अपोजिट होगा। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद आपको ना 3 फेज सिस्टम जो हम यूज करते हैं, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 3 फेज सिस्टम से ही आती है। ये मैंने आपको समझाया था मेरी वीडियो में भी साफ साफ मैंने बताया है। 3 फेज सिस्टम का मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था आपको। अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में। आज मैं जो समझा रही हूँ वो किसी को घर बैठ के भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम में ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री कंप्लीट इंटू पीछे जी, यानी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। समझ आ रही है बात? आपको ये पता होगा हर चीज वायर से, हर सॉकेट से आपके 3 ही तार कनेक्टेड होते हैं। एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है और एक ग्रीन होती है। कई बार क्या होता है, एक रेड ब्लैक तो होती है ग्राउंड के लिए, हम जिसको यूज कर लेते हैं। वैसे उस वायर का ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं होता कि रेड है, जैसे वायर में करंट वही फ्लो करती है, वो हम डिसाइड करते हैं कि किसमें हमको लोएस्ट करंट फ्लो करानी, किसको हम ग्राउंडिंग करानी। समझ आ गई मेरी बात? अभी आपको इसके बारे में जब फ्लो में आएगा ना मंडे ट्यूसडे 1-2 तारीख के आसपास में, जब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा, उससे पहले मैं आपको ट्रेन कैसे काम करती है, कौन से फेज सिस्टम पे काम करती है, फिर हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। मैं आपको ट्रांसफार्मर पूरा दिखाऊंगी, आपके उसमें है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लैब में उसको आपको समझ के बहुत जल्दी समझ आएगा। तो इसके बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए क्या करना है, ठीक है। तो इसमें 120 डिग्री आ गया, समझ आ गया? तो आर्मेचर में आप इस तरीके से करंट को फ्लो करेंगे। इतनी बात मैं बता। उसके बाद इसमें क्या है, कंपैरिजन करो 3 फेज सिस्टम का और सिंगल फेज सिस्टम का, एडवांटेज क्या है। तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। ये मैं बाद में समझाऊंगी, इसको टाइम इसमें कुछ नहीं कि इसमें होता है कि 3 फेज मोटर्स जो होती हैं उनमें ट्रांसमिशन पावर ज़्यादा होती है, 1 फेज की कम होती है, ठीक है। दूसरा उसमें पावर लॉस कम होता है 3 फेज में, 1 फेज में ज़्यादा होता है, ठीक है। चौथी चीज़ क्या होती है, 3 फेज सिस्टम थोड़ा सा महंगा है, 1 फेज उसमें एक वाले तो सस्ता है, ठीक है। ये वाले मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। दूसरा सिस्टम 3 फेज सिस्टम में जो मोटर्स होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, लेकिन 1 फेज और 2 फेज जो सिस्टम की जो मोटर्स होती है, 1 फेज और 2 फेज सिस्टम पे जो मोटर्स काम करती हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, उसके लिए हमेशा ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक कुंडली को देना पड़ता है। इतना समझो, ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलती हूँ। लिखिए प्रोडक्शन ऑफ, वो नहीं है क्या डस्टर, भूल गए कहाँ डस्टर, इसको लिख लो थोड़ा सा, इसको कंप्लीट करो। 2 डायग्राम बना के, फिर आप डायग्राम बना दो, उसके बाद आप नोट करते जाना, नहीं करते। देखिए प्रोडक्शन ऑफ 3 फेज, प्रोडक्शन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, हिंदी में भी लिखा देती हूँ ईएमएफ, या फिर इसको वोल्टेज। हिंदी में लिखेगा 3 फेज विद्युत वाहक बल वोल्टता का उत्पादन। अगर इसको मतलब 3 फेज सिस्टम में वोल्टेज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस उसमें कैसे होती है, हम नहीं करते, कैसे प्रोड्यूस होती है वो चीज बताइए। 2 डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि मैंने आर्मेचर शाफ्ट आपको समझा दिया, आप 2 डायग्राम बना लो, मुझे समझाना इजी हो जाएगा। हम एक साथ काम 3 फेज के लिए कर रहे हैं। ये जाता है इसके ना, 1-2 टॉपिक ये बात मंडे को होते हैं, और ये 2 टॉपिक का टाइम बच जाएगा आने को, ठीक है। ये डायग्राम है, बी भी साथ साथ ही होगा। फर्स्ट ईयर की कोई क्लास नहीं चली नो, जितेंद्र सर बोले 12 में पढ़ाने, फिर आई पता नहीं, दोनों बच्चे घूम रहे हैं सिर्फ।
मैंने लिखा है फिनिश। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कुछ खड़े होके देखो। हाँ यस सर। दिखाई दे रहा है? यस जी, उसके आगे तक गया। नहीं, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यस सर। मुझे एक ही बार में आंखें छूट गई। इससे ध्यान दो इसमें। समझ आ रहा है एकदम? पहले आप बना तो लोगे ना, ये बताओ पहले, एक बार बना लो, उसके बाद समझाओ। 2 मिनट में समझ आ जाए। हो गया बच्चों? चलो समझ लो, समझ लो एक बार, फिर आपको नोट करना इजी रहेगा। तो समझ लो तो इजी लगेगा नोट करना। अगर एक नोट हो रहा है यहाँ देख लो, पहले सब लोग देख लो, यहाँ देख लो सब। ईएमएफ वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होती है? 3 कॉइल्स में देखो, हमें पता है एक वेवफॉर्म पूरी 360 डिग्री की होती है। अगर आप इनपुट सोर्स अप्लाई करोगे तो 360 डिग्री के लिए एक पूरा साइकिल 360 डिग्री का होगा।
अब यहाँ पे जब 1 फेज था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 फेज था तो भी हमें नहीं पता क्या करना है, 3 फेज हम यूज कर रहे हैं 3 फेज, तो हमें 3 फेज को भी समझना पड़ेगा। 2 फेज को समझने के जो 3 फेज समझ आ जाएगा तो 2 फेज बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। तो 3 फेज में मैंने ये कहा कि आपका जो बीच का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द आर्मेचर टू प्रोड्यूस द ईएमएफ। वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए आर्मेचर पे जो कॉइल लगाओगे वो उसका तीनों कॉइल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उनका जो कनेक्शन होना चाहिए आपस में, वो कितना होना चाहिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेज। कितने फेज है? 3 फेज, जितनी कॉइल उतने फेज, तो हम 3 फेज की बात कर रहे हैं, तो 360 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 120। तो एक से दूसरे फेज पे, दूसरे से तीसरे से और तीसरे से पहले के बीच में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी दो के बीच में देखोगे, अगर आप पहले और दूसरे फेज के बीच में देखो, अगर पहला क्या है मैक्सिमम पे है तो दूसरा किस पे होगा मिनिमम पे, ठीक है। यानी पूरे 360 यानी 120 डिग्री पे पहले फेज में करंट फ्लो करेगी। ये पूरी जो साइकिल है ना राइट फेज, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? यानी 360 डिग्री पर टोटल 360 डिग्री तीनों में करंट को मैक्सिमम फ्लो करेगा, वो 360 दो 3 में डिवाइड हो जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज जो है वो तो एक साइकिल है ना, एक साइकिल 360 की होती है, हर एक 360 डिग्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस 360 को, इस पूरी साइकिल को ही इसके अंदर क्या करना है, इन कॉइल्स के अंदर क्या करना है, मैक्सिमम करंट को फ्लो करना है। तो क्या, अब किसी का एक बच्चा है, ऐसे करते हैं, किसी का एक बच्चा है तो पूरी ज्यादा उसकी कोई दिक्कत नहीं, सेकंड है हाफ ऑफ हो जाएगी, थर्ड क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो होना तो उसी के अंदर से है ना। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, उस 1 करोड़ रुपए में से एक जने को कामयाब करना है तो कोई दिक्कत नहीं, सारा पैसा उसी का है। 2 करोड़ में मैनेजमेंट करना पड़ेगा भाई, आधा इसका आधा इसका, तो तीसरे में फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है तो रिसोर्स तो वही है ना। तो इसी तरह इसके अंदर आपका फुल साइकिल के लिए करंट फ्लो करेगी 360 डिग्री में। उस 360 डिग्री में जितनी कॉइल्स लगी है उसमें मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, और जितनी कॉइल होगी उसका उतना ही ईएमएफ होगा, उतना ही तो वोल्टेज होगा ना। तो 3 कॉइल है तो 3 वोल्टेज होगी, 3 वोल्टेज है थोड़ा पहले एक साइकिल में एक के लिए दूसरी साइकिल ना, पूरे 360 में जो अप्लाइड वोल्टेज है उस तीनों को डिवाइड करें पहले, यानी टोटल जो वोल्टेज आएगी इसका ये समझ आएगी बात। तो जितनी टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ ऑफ 3 फेज इज इक्वल टू पहली कॉइल की वजह से, दूसरी कॉइल की वजह से, तीसरी कॉइल की वजह से। समझ आ रही है ना? इसको हम ईएमएफ बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। मैंने समझाया हुआ है इंडक्शन में, प्रिंसिपल में जब हम काम करते थे मैंने ईएमएफ समझाया, इसको ईएमएफ क्यों कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला फोर्स जो कहां से मिलेगा, चुंबकीय बल रेखाओं से मिलेगा, जो हमें कहां से मिल रहा है, यहाँ पोल से मिल रहा है, ठीक है। समझ आ रही है बात? इन्हीं पोल से तो मिल रहा है, यहाँ से बदल रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैक होगा, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे जाएंगी और ये बार बार रोटेट होता चला जाएगा। आप सोर्स अप्लाई करोगे, हर सोर्स पे क्या करेगा, आपका एक फेज में करंट फ्लो करेगी। कैसे फ्लो करेगी, यानी जो आर्मेचर है वो आर्मेचर आपको घूमता चला जाएगा, और उस आर्मेचर को जितना आर्मेचर घूमेगा, देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, समझो ये पोल, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं ऐसे, और ये क्या कर रहा है, घूमता चला जा रहा है, ठीक है। घड़ी से उल्टी दिशा में घूमता है हमेशा, वामाव्रत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज से घूमता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा रोटेट करेगा तो जितनी चुंबकीय बल रेखाओं को ये काटेगा उतना फ्लक्स जनरेट होगा, यानी उतना आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यही तो प्रोसेस था। जितनी चुंबकीय बल रेखाओं को आपका आर्मेचर क्या करेगा, या शाफ्ट जो है घूमता चला जाएगा, घुमाएगा, यानी जितनी वो कुंडलियां, जितनी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को जितना ज्यादा काटेगा तो क्या होगा, उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और एक समय ऐसा होगा जिसमें वो मैक्सिमम होगा और बाकी पॉइंट्स पे मिनिमम, बाकी तो घटता और बढ़ता रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम। समझ आ गई मेरी बात? अब देखो यहाँ पे 3 फेज है, आपके 3 कॉइल थी, ठीक है। पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल। पहले इसको ऐसे समझते हैं, हम हमेशा RBY लेते हैं, रेड ब्लैक और येलो, या रेड ब्लैक ग्रीन भी ले सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम, मैं RBY लेती हूँ, ठीक है। रेड इसको माने हमने, अगर ये R है पेयर में होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, प्लस, क्योंकि हर एक हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एक हायर पोटेंशियल होता है, एक लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना।
यानी इसको आर आर वन, ठीक है, बी बी वन, वाई वाई वन, ठीक है। तो यानी आपके तीन फेसेस होंगे, आर आर वन, बी बी वन और वाई तीन पेयर्स, ठीक है। अब देखो, और जब भी आपकी कॉइल मूव करेगी, इस चुटकी पर रखाव के प्रभाव में जब भी ये मूव करेगी, आपका शाफ्ट जितना ज्यादा घूमेगा, स्लिप रिंग्स पे आके उनकी पोजीशन खत्म होगी, मतलब प्रारंभ से अंत तक। जैसे मैंने आपको बताया, ये शाफ्ट, ये आपका आर्मेचर है, इस पे कॉइल लगी हुई है, यहाँ स्लिप रिंग्स हैं आपके, ये जोड़े हुए, तो ये शाफ्ट ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा, तभी तो कॉइल्स को घुमाएगा, ये घूमता चला जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, आर्मेचर आपने पढ़ा हुआ, तो आपको पता है शाफ्ट मूव करता है, मतलब पूरा का पूरा करंट आपके ऐसे फ्लो, समझ आ गई? यानी प्रारंभ से अंत तक या अंत से प्रारंभ। तो जब अब हम यहाँ पे समझते हैं इस चीज को, मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी। अब याद रखो, जैसे आपके पोल्स देंगे, ठीक है, अब याद रखिए, अब मैंने कहा कि पहला मैंने पोल आर आर वन को दिखाया है, यहाँ समझिए, ठीक है, आर आर वन को दिखाया, मतलब पूरा पॉइंट आएगी ना, तो ये आर आर वन, इसको मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया, अगर आपको समझ आ रहा हो तो आर आर वन, राइट। फिर मैंने इसको ऐसे डॉट से दिखाया, दूसरे वाले कॉइल को दिखाना पड़ेगा, कितना, बी बी वन, और एक दिखाया मैंने वाई वन, समझ आ रही है? जब ये इस स्थिति में होगा, बिल्कुल स्टार्ट पोजीशन पे होगा, जब हमने जस्ट लगाना शुरू करेंगे और हम आर आर वन को पहले लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, पॉइंट से, मैंने आर आर वन को लिया, तो जैसे आपने आर आर वन को लिया, ये हमेशा घड़ी से उल्टी दिशा में घूमेगा, आपके जो ये है फेस होते हैं वो हमेशा घड़ी से वामावर्त दिशा में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसको लिया, तो आपको दिख रहा है कि ये आर आर वन वापस घूम के तभी जब यहाँ आएगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पूरा एक चक्कर काटेगा ना 360 के, भाई आपको हर एक चीज को अलग अलग दिखाना है। तो ये एक जैसे आप इनपुट अप्लाई करोगे, तो आप पहले आर आर वन के लिए ले लो, तो आर आर वन भी घूमेगा इस तरह, फिर बी वन भी घूमेगा, बार घूमेगा, तो चारों ही ना, पहले है आपके ये पहली हो गया, ठीक है, पहले दिखा देखो। अगर मैं इसको रेफरेंस लेके चल रही हूँ, यहाँ सुनो, अगर मैं इसको रेफरेंस लेके चल रही हूँ इस वाले पे, ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो ये भी तो घूमेगा, फिर ये भी घूमेगा, तो एक को पकड़ोगे ना पहले, फिर एक में भी करंट फ्लो करे, दूसरे में भी, तीसरे में, तभी तो करंट। अब ऐसा ना एक घूम रहा है दूसरा रुका रहेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है तो सारे कनेक्टेड आर्मेचर में है ना, तभी तो 360 डिग्री में तीनों में करंट फ्लो होगी। अगर एक रुका रहेगा, दो रुके रहेंगे, एक चलता रहेगा, तो फिर वही वाली बात होगी कि एक को सारी चीज मिल रही है, फिर दूसरे को सारी चीज मिल रही है, फिर तीसरे को, फिर बाकी दो इनएक्टिव पड़े, ऐसा नहीं होता। ये ऐसे है फेज आर्मेचर के अंदर। आर्मेचर एक चीज है, सब ब्लॉक समझ लो, आपने एक इधर कॉइल लपेटनी, एक इधर लपेटनी, एक इधर लपेटनी, जब आप आर्मेचर घूमेगा तो तीनों ही तो घूमेगी, सिर्फ आपकी जो करंट है वो क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, समझ आ गई, करंट आपका डिस्प्लेस होगी, ठीक है। ये बात यहाँ देखो, ये बात समझ आ रही, ठीक है। अब इसको मैंने, ये कॉइल इसको मैंने शाफ्ट से जब समझाया, मतलब आर्मेचर से, ठीक है, आर्मेचर से समझाया, पहले मैंने कॉइल से समझाया, ये कॉइल इस आर्मेचर पे क्या लिपटी हुई, तो पहले मैंने आर को लिया, क्योंकि मैंने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, उल्टा, तो ये ऐसे मूव करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो ऐसे, तो मैंने आर की डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखाई, सही करा, और आर वन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाई, सही किया, ठीक है। और ये क्या होगा, ये मैंने दिखाया, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो है फिनिश, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, पहले वाले में ये ऐसे घूम के आएगा ना, अभी ये वाला जो ऐसे था, यहाँ आर था, यहाँ आर वन था, ये आर था, ये आर वन था, यहाँ देखो, यहाँ ये आर था, ये आर वन था, जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये घूम के वापस अपनी डायरेक्शन पे आएगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगा, आर वन ऊपर चला जाएगा, आर नीचे चला जाएगा। आई समझ मेरी बात? पहले मैं एक को लेकर समझा रही हूं, आर और आर वन, तो ये नीचे चला गया, ये ऊपर, यानी ये वाली पॉइंट अंत थी, ये स्टार्ट थी, तो यानी जो आर है, आर वन है, वो कहां पे जाके खत्म होगा, आर जो है वो फिनिश पे आ जाएगा, और आर वन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? इसी तरह नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट 120 डिग्री के, पहला 120 डिग्री में ये हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 120 डिग्री में कौन आएगा, अब इसकी पोजीशन पे है, जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बी वन आ जाएगा,
ठीक है। तो फिर B से B1 ऊपर चला जाएगा, B की जगह पे हो जाएगी। इसी तरह R और RR की जगह, सॉरी Y और Y आली मेरी बात समझ। तो ये हमारी कहानी समझ आ गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा जब मैं स्टार्ट और डेट का कनेक्शन समझूंगा। दिमाग में ज्यादा जोर डालने की जरूरत है, जितना मैं बता रही हूँ समझ आ रहा है ना क्या कह रही हूँ। अब देखिएगा इसको, अब हम इसको समझना है वेव फॉर्म से, क्योंकि हमें सारी कहानी इसी से समझ आती है। तो सबसे पहले मैंने RR1 के लिए लिया, ठीक है। RR1 के लिए लिया, आपने कहा ये वाली वेव फॉर्म तो किसके लिए आ गई, RR1 के लिए। यानी इस पॉइंट पे ये वाली जो आपने दिखाई किसके लिए, RR1 के लिए दिखाई, जहां पे आपकी मैक्सिमम EMF क्या होगा, जनरेट होगा। ये वाली वैल्यू आपने किसके लिए ली है, EMF किसको, किसके वोल्टेज, EMF का मतलब है वोल्टेज, किसके लिए, RR1 के लिए। उसी टाइम पे 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे कौन होगा, Y/1 या BB1 कुछ भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इससे आपने वैल्यू ली और आपने एक वैल्यू इसके डिफरेंस पे यहाँ पे वैल्यू डाल। देखो जब यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ पे भी तो मैक्सिमम आ रहा है, आया ना, ठीक है। फिर आपने Y/1 के लिए लिया, ठीक है। फिर आपने नीचे से Y/1 के लिए, ये आ रही मेरी बात समझ। तो आपने क्या किया, आया तो पूरा 360 डिग्री के अंदर ही है, ये देखिएगा पूरे यहाँ पे 360 डिग्री खत्म हो गया। पहले आप इसको एक बार मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, सिर्फ मेरे जहाँ मैं पॉइंट करते चले जाएगा उसके बाद उसको देखते चले जाएंगे। ये पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का है। आप ये देखिए, मैंने ऐसा तो नहीं, इस 360 में आपको 3 साइकिल दिखाई दे रही है, 3 वोल्टेज दिखाई दे रही है। पहली वोल्टेज RR1, दूसरी वोल्टेज Y/1 और तीसरी वोल्टेज BB1। समझ आ रही है मेरी बात। एक अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये वाली वैल्यू तो है जो आपकी RR1 की है, वो तो है स्टार्ट से फिनिश। उसी टाइम पे जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, फिनिश टू स्टार्ट, और जो तीसरी होगी वो फिनिश टू, फिर से स्टार्ट टू फिनिश। क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी ना। जब ये यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा होगा तो वो मिनिमम हो रहा होगा, यानी कि स्टार्ट टू फिनिश होगा तो फिनिश टू स्टार्ट होगा, और जो थर्ड वाला है वो वापस स्टार्ट टू फिनिश होने वाला होगा। समझ आ रही है बात। अब यहाँ समझिए, देखिए इस LP को भूल जाना, इसको भूल जाओ, ये कोई काम नहीं, सिर्फ पोल्स को बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। यहाँ देखिएगा, मैंने आपको कहा था पहले से दूसरे के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यहाँ ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये वाली वैल्यू तो आपकी हो गई सिंपल वैल्यू जैसे होती है, ठीक है, एक चक्कर के लिए। अब हमें दूसरा चक्कर भी दूसरी EMF पे उसी 360 डिग्री के अंदर जनरेट करनी है, लेकिन 120 डिग्री के डिफरेंस पे करनी है। तो आप देखिएगा, जब आप यहाँ से करोगे, आपने ड्रॉ तो कर लिया, जब आप इसको बनाओगे तो देखिएगा मैंने यहाँ पे वैल्यू दिखाई है 120, यानी ये जो वैल्यू दिखाई है ना मैंने मैक्सिमम वैल्यू, मैंने 60 डिग्री पे इसको मैक्सिमम दिखाया है। किस पे दिखाया है, 60 डिग्री पे मैक्सिमम। ये देखिए, अब यहाँ देखिएगा, ये वाली वैल्यू देखिएगा, जब ये यहाँ से जा रही है ये वापस ये 0 पे 180 पे हो रही है, यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ पे हो रही है, 120 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे पास होगी, ये यहाँ से आगे होती ऐसे पास हो जाती, सॉरी ये यहाँ से पास हो जाती है, ये 240। समझ आ रही है मेरी बात। अब देखिएगा, अब मैं अगर इस वाली वैल्यू की बात करूँ, ऊपर वाली की, जो किसकी है, ये आगे वैल्यू आपकी, हाँ BB1 की, इसकी आगे BB1। तो BB1 पे देखिएगा, BB1 पे वैल्यू देखिएगा, तो देखिएगा ये पहला फेज था आपका, ये दूसरा फेज था और ये तीसरा फेज था। तीसरा फेज में भी हर फेज में आपकी वैल्यू एक तरफ मैक्सिमम है तो दूसरी मिनिमम है और तीसरी अपनी मिनिमम वैल्यू है। हर बार आपकी वैल्यू में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है ही। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। यानी हर बार आपकी 3 वोल्टेज प्रोड्यूस होगी और कितने का डिफरेंस पे होगी वो देखिएगा, एक बार डिफरेंस ये देखिएगा, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल E1 E2 E3, ये R के लिए, ये B के लिए, Y के लिए, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन लिखूं, एक क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या होगी साइन थीटा V Vm sin ओमेगा t, यही बताया था मैंने।
पहले वाले का 0 से स्टार्ट हुआ तो 120 से फिर तीसरा 240 से, इस तरीके से हो जाता है। देखिए इसके लिए वैल्यू e इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है e इज इक्वल टू em sin ओमेगा t, जैसे हम कहते हैं v इज इक्वल टू vm sin ओमेगा t, तो देखिए e इज इक्वल टू em sin ओमेगा t। समझ आ रहा है क्या? दूसरा कितने पे होगा प्लस फिर em sin ओमेगा t पहले से कितने डिग्री को चाहिए 120 डिग्री में, पहले और दूसरे के बीच कितने का डिफरेंस होना चाहिए 120 का माइनस 120 डिग्री। यस और नो? फिर तीसरा कितने का होना चाहिए 240। अगर आप पहले का रेफरेंस ले रहे हो, इसके और इसके बीच में कितना चाहिए 120, पहले और दूसरे के बीच में 120, पहले और तीसरे के बीच में 120 और जोड़ो 240। समझ आ रही है मेरी बात? और फिर वापस 240 में 120 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 360। समझ आ रही है मेरी बात? फिर प्लस em sin ओमेगा t माइनस 240। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसी जनरेट होगी, यानी इसमें 0 डिग्री पे मैक्सिमम वोल्टेज आएगी, इस पे 120 पे और इस पे 240 डिग्री। तो वही हमने ये शो किया है। समझ आ रही है इसकी बात? पहला 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री से स्टार्ट, फिर 120, ठीक है, फिर 240। समझ आ रही है बात? क्लियर है या नहीं? मैं अभी आपको एनिमेटेड वीडियो से घर पे वीडियो बना के दिखाऊंगी इसके, वो कैसे उसकी एक एनिमेटेड वीडियो मेरे पास पड़ी है 2 मिनट की, आपको और अच्छा समझ आएगा। समझ आ रही है? इसकी फटाफट वो खोल दो, इसकी फॉर्मूला कर दो sin a माइनस b का, करो उसको फटाफट इसकी वैल्यू मुझे सॉल्व करके दिखा दो। sin a cos b का फॉर्मूला पता है ना आपको? sin a माइनस b का, sin a cos है, cos है sin, cos a sin। हाँ करो em sin ओमेगा t प्लस em sin ओमेगा t cos 120 माइनस, देखने नीचे आ रहा नहीं आ रहा नितेश, माइनस cos ओमेगा t डॉट sin 120, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर ये आ जाएगा प्लस em sin ओमेगा t cos 240 माइनस cos ओमेगा t sin 240, ठीक है बच्चों? अरे मेरी बात समझ? अब हमें पता है कि cos 120 sin 120 240 और sin 240 के अगर आप वैल्यू रखते हो तो इसको रखो थोड़ा वैल्यू ये देखिए, इसको क्या करेंगे em sin ओमेगा t प्लस em sin ओमेगा t cos 120 की वैल्यू cos 120 की वैल्यू -1/2 माइनस cos ओमेगा t sin 120 माइनस √3/2, सॉरी √3/2 तो ये प्रोसीजर हो गया। फिर प्लस em sin ओमेगा t माइनस 1/2, फिर प्लस माइनस cos माइनस ये cos ओमेगा t,
साइन ओमेगा टी प्लस ई एम साइन ओमेगा माइनस ई एम कॉस ई एम कॉस ओमेगा टी प्लस ई एम साइन ओमेगा टी माइनस ई एम कॉस लास्ट वाला है ना ये है ना, लास्ट है ना, माइनस ई एम कॉस ओमेगा टी माइनस √3/2। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, तुम देखते हो। ई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 1/2 ई एम साइन ओमेगा टी माइनस √3/2 ई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 1/2 ई एम साइन ओमेगा टी प्लस √3/2 ई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, जो कटता है उसे काट दो, टोटल वैल्यू कितनी आ जा रही है, कट जाएगा सब कुछ आपस में, तो ये टोटल वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें 3 फेज सिस्टम में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बस मैं आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो आएगा